गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वान गो, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार। इनका जन्म हुआ था 1853 में हॉलैंड के ग्रुट ज़ुइडर्ट गांव में। इनके पिता एक पादरी थे और इनकी आर्थिक कंडीशन जो थी वह साधारण थी। इनमें और इनका भाई थियो में काफ़ी प्यार था और इसलिए थियो ने इनको जीवन भर सपोर्ट किया। विंसेंट का चेहरा बेतुका था, अतः वह शुरू से ही एकांत प्रिय और भावना प्रिय रहे हैं। उनको नियमबद्ध जीवन पसंद नहीं आया और न ही वो कोई स्थिरचित होकर किसी कलाशाला में अध्ययन कर सके। शुरू में कभी फुर्सत में रेखा चित्रण करते थे और भावुकता में निरुद्देश होकर वे इधर उधर भटकते रहते थे। वान गो की कला और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वान गो कहते थे, मैं अपने सामने के दृश्य को हूबहू कभी चित्रित करने का प्रयास नहीं करता। रंगों का प्रयोग पूर्ण स्वेच्छा से वे करते थे और उनके दृश्य के प्रति जो उनकी भावना थी वो उसको अंकित करते थे। वे कहते थे कि when you want to grow you must plug deep into the earth। ये वैन गो के वर्ड्स थे। वान गो ने पूर्ण मानवतावादी धैर्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कला निर्मित की, यानी कि उनके चित्रों में भावनाएं दिखाई देती थी। चित्र में अगर किसी व्यक्ति का चित्र बनाया है तो उसके पीछे उनकी क्या भावनाएं हैं उसको वो चित्रों के अंदर प्रदर्शित करते थे। वान गो की सेवा के वान गो ने कई तरह के प्रयत्न किए, किंतु उनके भोलेपन के कारण वो असफल रहे। कई लोगों ने उनको दुत्कारा, कई लोगों ने उनकी बेइज्जती की, क्योंकि वो बहुत भोले और सीधे कलाकार थे। अंत में उनके लिए कला ही वह साधन रहा जिससे उन्होंने अपनी सद्भावनाओं को व्यक्त किया, उसकी अप्रत्यक्ष सेवा कर सके। कलाकृति में वह सौंदर्यात्मक गुणों की अपेक्षा उनके चित्रों में मानवीय दुख, परिश्रम और इच्छाओं का भावपूर्ण दर्शन ज्यादा दिखाई देता था। कला अध्ययन हेतु वान गो चित्रकार आंटेमो के पास 2 साल तक रहे। यहाँ संग्रहालयों आदि में जाकर वे रेम्ब्रांड के चित्रों का अध्ययन करते थे और उससे काफी प्रभावित थे। इस समय जो चित्र बनाए उनकी अंकन पद्धति सहज, सरल, स्वच्छ और प्रभाववादी है। विषय पूर्णतः मानवतावादी बनाए उन्होंने, और इस समय उनके जो चित्र थे उनमें मजदूरों का जीवन, रास्तों के दृश्य चित्र, अनाथालय आदि थे। वान गो सबसे पहले उन्होंने जो चित्रण किया वह स्टार्टिंग में कोयले व क्रेयॉन्स को लेकर रेखांकन करते थे। फिर डच चित्रकारों के साथ वह रहे तो उन्होंने भूरे, काले व गहरे रंगों का प्रयोग किया। दुख व निराशा के भावों के वे प्रतीक होते थे, इसलिए उन्होंने गहरे कलर्स को यूज लिया, क्योंकि वह दुख और निराशा को दर्शाते थे। इसी समय वान गो एक ऐसी स्त्री के संपर्क में आए जो पतिता थी। उस स्त्री का उन्होंने एक चित्र बनाया, जो चित्र का नाम है दुख। काफी प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसके अंदर उन्होंने उस स्त्री के सौंदर्य की अपेक्षा उसका जो शारीरिक और मानसिक पतन था उसको उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया। वान गो के कला के इस आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं? डच काल, जिसमें उन्होंने क्रेयॉन्स वगैरह डार्क कलर यूज किए, उनको डच काल कहा जाता है। इस समय का उनका एक चित्र और है, बहुत ही फेमस रहा है, आलू भक्षी। इस चित्र के लिए वान गो ने कहा कि यह चित्र जो है, मैंने रूढ़िबद्ध पद्धति से इस चित्र को चिकना व आकर्षक बनाना अयोग्य समझा। क्यों समझा? क्योंकि कृषि जीवन चित्र को सुगंध की क्या आवश्यकता है। उबड़ खाबड़ मानव आकृतियां, वक्रतापूर्ण मानव आकृतियां, उसके अंदर जोशीला तुली का संचालन, हल्के गहरे रंगों का विरोध युक्त प्रयोग उनके चित्रों की अभिव्यक्ति पूर्ण बन जाता है। मतलब उन्होंने चित्र के अंदर जो बनाया आलू भक्षी, वो मजदूरों का चित्र था और उसमें उन्होंने कहा कि इसके अंदर सौंदर्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो दिखाई दे रहा है उसको मुझे प्रदर्शित करना है। उनके मानवीय दुख, उनके कष्ट, उनकी मेहनत, उसको प्रदर्शित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। वान गो जापानी छाप चित्रों से भी काफी प्रभावित रहे।
इस समय उन्होंने प्रभाववादी चित्रकारों के संपर्क में आए और उनकी अंकन पद्धति को उन्होंने अपनाया। इससे रंग संगति में उनका परिवर्तन आए, चेंजेस आए। वो जो पहले डार्क कलर्स यूज करते थे, गहरे भूरे रंगों यूज करते थे, अब उनकी जगह उन्होंने, वो भी प्रभाववादी कलाकारों के संपर्क में आए तो उन्होंने शुद्ध रंग और थोड़े से ब्राइट कलर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। गोगा की अंकन पद्धति से भी वो काफी आकर्षित थे। पेरिस में रहकर वान गो ने चित्र के सौंदर्यात्मक गुणों के प्रति जागरूक हुए। पहले जो वो चित्र बनाते थे उसमें मानवतावादी ध्येय ज्यादा था, कलर्स का इतना ज्यादा प्रयोग नहीं था। लेकिन जब वो पेरिस गए तो उनके कलर्स कॉम्बिनेशन, पेंटिंग्स में अंतर आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया। अब वे लाल, पीले, नीले रंगों का विशुद्ध प्रयोग करके उन्होंने जलपान ग्रहों के काफी चित्र बनाए। इस समय का उनका एक प्रसिद्ध चित्र है उनके, एक तो है पीला वस्तु चित्र और दूसरा है पेड़ तानवी का व्यक्ति चित्र, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस व्यक्ति चित्र में चित्रित व्यक्ति के व्यक्तित्व व चित्रकार के व्यक्तित्व या दोनों का समन्वय दिखाई देता है। यानी वैन गो की खुद की प्रवृत्ति और जो जिसका पोर्ट्रेट बनाया, उन दोनों के गुण इस चित्र के अंदर दिखाई देते हैं। और बैकग्राउंड में जो है जापानी छाप चित्र भी लगे हुए हैं। इसकी जो कलर स्कीम है वो प्रभाववादी होते हुए भी अभिव्यक्तिपूर्ण दिखाई देती है। हालांकि वैन गो पेरिस में ज्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन यहाँ वह रहकर उन्होंने रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को जाना, सिंबॉलिज्म को जाना और उन्होंने देखा कि प्रत्येक कलर जो है वो किसी न किसी विशेष भावना का उदय करता है। जैसे उन्होंने कहा कि मदिरा ग्रह के दृश्य के बारे में लिखा कि लाल व हरे रंग में मैंने चित्र में मानवीय वासना को जगाने का कार्य किया है। तो गुलाबी व हल्के रंगों से युक्त शयन कक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ रंगों का कार्य है इन सादे रंगों से विश्राम व निद्रा के औषध रंगों से कम करना चाहता हूँ। पीले रंग को प्रमुखता देते हुए उनके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बने सूरजमुखी के फूल। अंत में वान गो ने पेरिस से कहीं दूर जाकर कला निर्मित करने का सोचा और वे फिर पेरिस के बाद कहाँ गए, फ्रांस के प्रोवांस क्षेत्र था एक, उसमें आर्ल नामक गांव था, उसमें वान गो ने अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ वह बिल्कुल बंधनों से मुक्त होकर चित्रण करते थे और आयु के शेष 2 साल में एक लक्ष्य होकर उन्मुक्ता से कला सृजन किया, जिससे वान गो का नाम कला के इतिहास में अमर हो गया। यहाँ जो उन्होंने चित्र बनाए उनकी अंकन पद्धति में कुछ चेंजेस आए। इस समय के उनके बनाए चित्र जो हैं उसमें है गोगा की कुर्सी, घाटी, तारों भरी रात, सरो वृक्ष का मार्ग विशेष प्रसिद्ध चित्र हैं। यहाँ रहकर वान गो ने चित्रगत आकारों के अंतर्गत जो उसके पीछे छिपी हुई प्राकृतिक शक्तियां थी उसका साक्षात्कार किया और जिससे जड़ वस्तुएं भी ऐसी लगती हैं उनकी जिसके अंदर जीवंत हो, वे स्वतंत्र हो, वह सचेत हो। इसके लिए उन्होंने प्रथम आत्मीयता से निरीक्षण करना आवश्यक समझा और दूसरा उस वस्तु के साथ अपना भावात्मक संबंध रखना जरूरी समझा। वान गो के बनाए व्यक्ति चित्रों में हमें दया और कर्तव्य मूल मानसिक अवस्था के दर्शन होते हैं। ध्यान रखिए कि उनके व्यक्ति चित्र जो पोर्ट्रेट्स थे उसमें दया और कर्तव्य के भाव विशेष हैं। वे व्यक्तियों को अपनी ही तरह निष्कपट परिश्रमी मानते थे, लेकिन वे उनको दुखी और अकेले भी मानते थे। वान गो ने फूलों के बहुत चित्र बनाए क्योंकि उनको शुरू से फूलों से बहुत प्यार था और उनको भी बहुत ही आत्मीयता से बनाया जिस प्रकार वो व्यक्ति चित्र बनाते थे। वान गो ने एक चित्रकार सदन की स्थापना का भी विचार किया था, किंतु वहां केवल गोगा आते थे और दोनों में कला संबंधी वाद विवाद हो जाया करते थे। गोगा की अधिकारपूर्ण वाणी से वान गो की जो मानसिक अवस्था विचलित हो जाती थी कभी कभी और दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता था और वान गो को अंत में इतना तनाव बढ़ गया कि वान गो को रेन के पागलखाने में भर्ती होना पड़ा। यहाँ पर रहकर भी उन्होंने चित्रण नहीं छोड़ा, वहाँ पर रहकर भी उन्होंने वहाँ के अंतर्भागों के दृश्य, निवासियों, बगीचे व स्वयं के काफी प्रभावित चित्र बनाए, जिनमें से उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र भी हैं।
यहाँ रह के उन्होंने बीच बीच में उनको उन्माद के झटके आते थे, लेकिन उस समय के जो उनके चित्रों का अंकन और तुलिका संचालन था उसमें एक अलग ही तरह का आवेश था और रेखाएं जो हैं वे वृत्ताकार और गतिपूर्ण दिखाई देती हैं। घाटी, तारों भरी रात आदि चित्रों में ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि जो है वो प्रलय ग्रसित होती जा रही है। यहाँ उनके भाई, उन्हें कुछ अच्छी खबर मिलती है, थियो उनको हमेशा सपोर्ट करते रहते थे और वान गो में दोबारा एक जोश पैदा होता है और वहाँ जो गाशे जो उनका देखभाल कर रहे थे, उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार से उन्होंने गाशे के व्यक्ति चित्र, नदी किनारे, खेतों आदि के दृश्य चित्र भी बनाए। उन्होंने एक अंतिम पत्र लिखा था, उन्होंने सुसाइड किया था, वहाँ पे अपना कान भी काट लिया था एक बार, और सुसाइड करने से पहले उन्होंने ये लिखा था कि मेरे कार्य की सिद्धि में मैंने अपनी जान खतरे में डाली है और मेरे मस्तिष्क का संतुलन नष्ट हो गया है। और 20 साल की अवधि में वान गो ने लगभग 700 रंगीन चित्र और 1000 रेखा चित्र बनाए, किंतु ये देखिए कि इतना बड़ा आर्टिस्ट होने के बावजूद भी उनका जीवन भर में एक दृश्य चित्र और केवल कुछ व्यक्ति चित्र के अलावा कुछ भी नहीं बिक सका। उनके जीवन व कला में द्वंद्वात्मक प्रेरणाएं कार्य करती रही। हम उनकी कला शैली को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली तो 1880 से 1886 तक जो उन्होंने चित्र बनाए उनको रोमांसवादी यथार्थवाद कह सकते हैं। मानवतावादी, खान के मजदूर व कष्टमय जीवन से संबंधित जो लोग थे उन्होंने उसके चित्र बनाए। फिर 1886 से 1888 तक उन्होंने प्रभाववादी चित्रण किया और 1888 से 1890 तक उन्होंने जो लास्ट के चित्र थे वो अभिव्यंजनावाद तक के चित्र कहलाते हैं। इनकी कला का इटालियन आत्मतत्वीय व अति यथार्थवादी कलाकारों को भी बहुत सहायता मिली। थैंक यू।